हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी मैग्निफाइड पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द आर्ट ऑफ लेटिंग गो बुक की, जिसे लिखा है निक ट्रेंटन ने। जरा सोचिए, आप अपने कंधों पर एक बड़ा बैग लेकर चल रहे हैं। इस बैग में पत्थर भरे हुए हैं, कुछ रिग्रेट के, कुछ गिल्ट के, कुछ पुराने रिश्तों की यादों के और कुछ उन फेलियर्स के जिनसे आप अब भी बाहर नहीं निकल पाए। आप चलते तो हैं, लेकिन हर कदम भारी लगता है। आप आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन ये बैग आपको पीछे खींचता है। निक ट्रेंटन कहते हैं कि हम सबके पास ये अदृश्य बैग है और यही हमें पूरी तरह जीने से रोकता है। ये किताब हमें सिखाती है कि लेटिंग गो का मतलब भूल जाना नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी से उस बोझ को उतार देना है जो अब हमारे काम का नहीं। इसका मतलब है उन विचारों और आदतों को छोड़ देना जो हमें बार बार दुख और थकान देते हैं। ट्रेंटन कहते हैं कि लेटिंग गो की कला सीखना आसान नहीं है, क्योंकि हमारा माइंड नेचुरली क्लिंग करता है। हमें लगता है कि अगर हमने छोड़ दिया तो शायद हम कमजोर हो जाएंगे, लेकिन सच ये है कि छोड़ने में ही सबसे बड़ी ताकत छिपी होती है। कितनी बार आपने नोटिस किया होगा कि हम किसी नेगेटिव इंसिडेंट को सालों तक अपने भीतर कैरी करते रहते हैं। कोई हार्श वर्ड, कोई ब्रेकअप या कोई फेलियर, ये सब मेमोरीज हमारे माइंड में बार बार रिप्ले होती रहती हैं, और हर बार रिप्ले होने पर हम उसी पेन को फिर से जीते हैं। ट्रेंटन कहते हैं कि जब तक हम इन्हें कॉन्शियसली रिलीज नहीं करते, तब तक हमारा प्रेजेंट कभी फ्री नहीं हो सकता। लेटिंग गो का पहला कदम अवेयरनेस है। हमें समझना होगा कि हम किस चीज को पकड़कर बैठे हैं। ये कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई घटना, या फिर कोई बिलीफ। अवेयरनेस आने के बाद दूसरा कदम है एक्सेप्टेंस। ये मान लेना कि अतीत बदल नहीं सकता, हम सिर्फ उसके मीनिंग को बदल सकते हैं। और तीसरा कदम है चॉइस। अब हम डिसाइड कर सकते हैं कि इस बैगेज को कैरी करना है या इसे उतार कर आगे बढ़ना है। ट्रेंटन हमें यह भी याद दिलाते हैं कि लेटिंग गो का मतलब किसी चीज को रिजेक्ट करना नहीं है। इसका मतलब है उसे एक्नॉलेज करना और फिर उसे रिस्पेक्टफुली रिलीज करना। जैसे एक गेस्ट जो आपके घर आता है, आप उसका स्वागत करते हैं, लेकिन जब उसका समय पूरा हो जाता है तो आप उसे विदा कर देते हैं। सिमिलरली नेगेटिव थॉट्स और इमोशंस भी आते हैं, लेकिन उन्हें परमानेंटली सेटल करने देना ही हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। ये किताब सिर्फ थियरी नहीं देती, इसमें प्रैक्टिकल इंसाइट्स हैं कि कैसे हम अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं। ओवरथिंकिंग को रिड्यूस करना, फॉरगिवनेस को अपनाना और अपने प्रायोरिटीज को रीसेट करना। ये हमें दिखाती है कि लेटिंग गो कोई एक बार का इवेंट नहीं है, बल्कि एक लगातार चलने वाली प्रैक्टिस है। तो दोस्तों, इस किताब की यात्रा को हम 12 हिस्सों में एक्सप्लोर करेंगे। हर हिस्सा हमें एक नई समझ देगा कि कैसे हम गिल्ट, रिग्रेट, ओवरथिंकिंग और इमोशनल बैगेज को छोड़कर एक हल्की और पर्पसफुल लाइफ जी सकते हैं। लेसन 1, शुरुआत अवेयरनेस से। निक ट्रेंटन मानते हैं कि लेटिंग गो की असली यात्रा अवेयरनेस से शुरू होती है। जब तक हमें यह एहसास ही ना हो कि हम किस बोझ को पकड़कर बैठे हैं, तब तक उसे छोड़ना असंभव है। सुनने में यह आसान लगता है, लेकिन सच में यह सबसे चुनौतीपूर्ण कदम है, क्योंकि मन अक्सर हमारे पेन को छुपा देता है और हमें इल्यूजन देता है कि सब ठीक है। जरा सोचिए, आपका कोई मित्र हमेशा कहता है कि वो अतीत से आगे बढ़ चुका है, लेकिन जैसे ही कोई छोटा सा इंसिडेंट होता है, उसका गुस्सा अचानक फूट पड़ता है। इसका मतलब है कि अंदर कहीं ना कहीं वो अभी भी उन पुराने घावों को कैरी कर रहा है। यही हिडन बैगेज है, जिसे अवेयरनेस के बिना पहचाना ही नहीं जा सकता। अवेयरनेस का अर्थ है खुद से ये ईमानदारी से पूछना, मैं किस चीज को टाइटली पकड़े हुए हूं। यह कोई व्यक्ति हो सकता है जिसने हमें दुख दिया, कोई गलती जो हमने की, या कोई एक्सपेक्टेशन जो कभी पूरी नहीं हुई। ये प्रोसेस असुविधाजनक है, क्योंकि ये हमें हमारे भीतर के कड़वे सच से मिलाती है। लेकिन यही डिस्कम्फर्ट हीलिंग का पहला दरवाजा खोलता है। ट्रेंटन जोर देकर बताते हैं कि अवेयरनेस विकसित करने का सबसे आसान तरीका है ऑब्जर्वेशन। अपने विचारों और भावनाओं को ऑब्जर्वर की तरह देखिए। जब कोई थॉट बार बार माइंड में आता है, जब कोई मेमोरी लगातार रिप्ले होती है, तो यह संकेत है कि आप अभी भी उससे जुड़े हुए हैं। एक रिलेटेबल उदाहरण देखिए। कल्पना कीजिए कि कई साल पहले किसी ने आपको इंसल्ट किया था। उस समय आप कुछ नहीं कह पाए। अब जब भी कोई आपकी राय को नजरअंदाज करता है, तो आपकी रिएक्शन डिस्प्रपोर्शनेट होती है। असल में आप वर्तमान सिचुएशन पर नहीं, बल्कि पुराने वुंड पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अवेयरनेस इसी कनेक्शन को उजागर करती है। अगर इसे गहराई से देखें तो अवेयरनेस 3 चरणों में सामने आती है। पहला, ट्रिगर्स को पहचानना, यानी कौन सी परिस्थितियां आपको बार बार डिस्टर्ब करती हैं।
दूसरा, पैटर्न्स को देखना, यानी क्या ये रिएक्शंस किसी स्पेसिफिक मेमोरी या बिलीफ से जुड़ी हैं। तीसरा, एक्सेप्टेंस, यानी ये मान लेना कि ये बैगेज अब भी आपके साथ है। ट्रेंटन हमें ये भी याद दिलाते हैं कि अवेयरनेस का मतलब सेल्फ ब्लेम नहीं है। इसका मकसद खुद को जज करना नहीं, बल्कि सच को देखना है। जब आप ईमानदारी से अपने भीतर झांकते हैं तो क्लैरिटी मिलती है कि किन चीजों को छोड़ना जरूरी है। तो शुरुआत यहीं से होती है। पॉज कीजिए और खुद से पूछिए, मैं किस पेन को अब तक ढो रहा हूं। ये अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन लेटिंग गो का यही पहला और सबसे जरूरी कदम है। और जब ये अवेयरनेस आ जाती है, तब अगला कदम है एक्सेप्टेंस, यानी अतीत को बदलने की कोशिश छोड़कर उसके मीनिंग को ट्रांसफॉर्म करना। लेसन 2, एक्सेप्टेंस की शक्ति। अवेयरनेस आने के बाद अगला कदम है एक्सेप्टेंस। निक ट्रेंटन स्पष्ट करते हैं कि लेटिंग गो सिर्फ अवेयरनेस से पूरा नहीं होता। अगर हम अपने दर्द, रिग्रेट्स या ब्रोकन एक्सपेक्टेशंस को रिकॉग्नाइज कर भी लें, लेकिन उन्हें एक्सेप्ट ना करें, तो वे हमें बार बार परेशान करते रहेंगे। एक्सेप्टेंस ही वो दरवाजा है जो हीलिंग की असली राह खोलता है। एक्सेप्टेंस का मतलब सरेंडर नहीं है। इसका अर्थ है ये मान लेना कि अतीत जैसा हुआ उसे बदला नहीं जा सकता। हम उस घटना पर कंट्रोल नहीं रखते, लेकिन हम ये चुन सकते हैं कि उसे किस नजर से देखना है। जब हम किसी पेनफुल मेमोरी को बार बार रेजिस्ट करते हैं, तो हम उसे और गहराई से अपने भीतर एम्बेड कर देते हैं। लेकिन जब हम उसे स्वीकार करते हैं, तो वो मेमोरी धीरे धीरे अपना असर खो देती है। एक कहानी लीजिए। कल्पना कीजिए एक महिला की जिसका रिश्ता कई साल पहले टूट गया। वो बार बार यही सोचती रही कि काश मैंने ये डिफरेंटली किया होता तो शायद रिश्ता बच जाता। ये सोच उसे लगातार गिल्ट और दुख में डुबोए रखती थी। अवेयरनेस आने के बाद उसने रिकॉग्नाइज किया कि यही थॉट उसे पीछे खींच रहा है। लेकिन ब्रेक थ्रू तब आया जब उसने एक्सेप्टेंस प्रैक्टिस किया। ये मान लिया कि रिश्ता टूट चुका है और उसका आउटकम बदलना अब संभव नहीं। यही एक्सेप्टेंस उसके लिए लिबरेशन का पहला स्टेप बना। ट्रेंटन समझाते हैं कि एक्सेप्टेंस की कमी अक्सर हमें इल्यूजन में रखती है। हम मानते रहते हैं कि एक दिन कोई मिरेकल होगा और चीजें मैजिकली बदल जाएंगी। ये इल्यूजन हमें प्रेजेंट से डिस्कनेक्ट करता है और रेजिस्टेंस को मजबूत करता है, जबकि एक्सेप्टेंस हमें ग्राउंडेड करता है और हमारे हाथ में मौजूद कंट्रोल पर ध्यान देने की ताकत देता है। एनालिटिकली देखें तो एक्सेप्टेंस 3 डायमेंशंस में काम करता है। पहला, पास्ट इवेंट्स को एक्नॉलेज करना, चाहे वो गलती हो, फेलियर हो या किसी का बिट्रेल, जो हुआ है वो पास्ट का हिस्सा है। दूसरा, प्रेजेंट रियलिटी को अपनाना। कई बार हम अपनी करंट सर्कमस्टांसेस को भी डिनाई करते हैं। एक्सेप्टेंस हमें सिखाता है कि रियलिटी से भागना नहीं, बल्कि उसे फेस करना है। तीसरा, सेल्फ एक्सेप्टेंस, यानी अपनी इम्परफेक्शंस और लिमिटेशंस को भी स्वीकारना। जब तक हम खुद को जज करते रहेंगे, तब तक लेटिंग गो अधूरा रहेगा। एक सटल लेकिन पावरफुल ट्रूथ ये है कि एक्सेप्टेंस का मतलब पेन भूल जाना नहीं है, ये पेन को इंटीग्रेट करना है। जब आप किसी घटना को एक्सेप्ट करते हैं तो वो आपके लाइफ का हिस्सा बन जाती है, लेकिन वो अब आपको डिफाइन नहीं करती। आप उसे एक चैप्टर की तरह देखते हैं, पूरी किताब की तरह नहीं। तो यहां से साफ मैसेज यही है कि लेटिंग गो के रास्ते पर एक्सेप्टेंस वो की है जो बंद दरवाजों को खोलती है। अवेयरनेस हमें मिरर दिखाती है, लेकिन एक्सेप्टेंस हमें स्ट्रेंथ देता है उस रिफ्लेक्शन को एम्ब्रेस करने का। और जब एक्सेप्टेंस डेवलप हो जाता है, तब अगला स्टेप है चॉइस। अब हम कॉन्शियसली तय कर सकते हैं कि इस बैगेज को कैरी करना है या उसे रिस्पेक्टफुली रिलीज करके आगे बढ़ना है। लेसन 3, चॉइस की ताकत। अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस के बाद अगला चरण है चॉइस। निक ट्रेंटन जोर देते हैं कि लेटिंग गो कोई ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं है, ये कॉन्शियस डिसीजन है, एक चॉइस जो हमें बार बार करनी पड़ती है। हम ये तय करते हैं कि अतीत के बोझ को कैरी करना है या उसे छोड़कर आगे बढ़ना है। चॉइस की ताकत को समझने के लिए पहले एक कहानी लीजिए। कल्पना कीजिए कि वह व्यक्ति की जो अपने पुराने फेलियर से परेशान था। उसे लगता था कि उसकी हर कोशिश डूम्ड है, क्योंकि वो पहले भी कई बार असफल हो चुका है। अवेयरनेस के जरिए उसने ये पहचाना कि उसके भीतर ये थॉट बार बार लौटता है। एक्सेप्टेंस ने उसे ये सिखाया कि वो उन घटनाओं को बदल नहीं सकता, लेकिन असली बदलाव तब आया जब उसने कॉन्शियसली ये चॉइस की, मैं अब इन मेमोरीज को अपने फ्यूचर पर हावी नहीं होने दूंगा। उस क्षण उसने अपने जीवन की दिशा बदल दी। ट्रेंटन मानते हैं कि चॉइस एक पावरफुल टूल है, क्योंकि यह हमें विक्टिम से क्रिएटर बना देती है।
जब तक हम चॉइस नहीं करते, हम अतीत के कैदी बने रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम डिसाइड करते हैं, कंट्रोल हमारे हाथ में लौट आता है। यही कंट्रोल हमें आजाद करता है। एनालिटिकली देखें तो चॉइस 3 स्तरों पर काम करती है। पहला, मेंटल लेवल। आप कॉन्शियसली तय करते हैं कि कौन से थॉट्स को इंपॉर्टेंस देनी है और कौन से थॉट्स को इग्नोर करना है। दूसरा, इमोशनल लेवल। आप चुनते हैं कि कौन से इमोशंस को नर्चर करना है और किन्हें धीरे धीरे रिलीज करना है। तीसरा, बिहेवियरल लेवल। आप अपने एक्शंस बदलते हैं, जैसे किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकलना या किसी नेगेटिव हैबिट को छोड़ना। चॉइस को प्रायोरिटी बनाने का मतलब है कि आप हर दिन छोटे छोटे फैसले कॉन्शियसली लें। ये सिर्फ बड़े डिसीजंस तक सीमित नहीं है। हर बार जब आप किसी नेगेटिव मेमोरी को रिप्ले करते हैं, आपके पास चॉइस है कि उसे फिर से जीना है या उसे ऑब्जर्व करके छोड़ देना है। हर बार जब गिल्ट आपको घेरता है, आपके पास चॉइस है कि आप खुद को ब्लेम करें या खुद को फॉरगिव करके आगे बढ़ें। ट्रेंटन ये भी याद दिलाते हैं कि चॉइस आसान नहीं होती। रेजिस्टेंस अक्सर हमें कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है या ये बहुत कठिन है, लेकिन सच ये है कि चॉइस प्रैक्टिस से मजबूत होती है। जितनी बार आप लेटिंग गो को चुनते हैं, उतनी बार आपका माइंड रीवायर होता है। तो मैसेज साफ है, लेटिंग गो का असली पिवट पॉइंट चॉइस है। अवेयरनेस आपको बताती है कि बैगेज कहाँ है, एक्सेप्टेंस आपको रियलिटी से रिकंसाइल कराता है और चॉइस आपको डायरेक्शन देती है। यही तीनों मिलकर आपको पुराने बोझ से मुक्त करते हैं। और जब चॉइस को हैबिट बना लिया जाता है, तब अगला कदम है माइक्रो टाइम यूटिलाइजेशन। छोटे छोटे क्षणों को लेटिंग गो की प्रैक्टिस में बदलना। लेसन 4, छोटे पलों की प्रैक्टिस। निक ट्रेंटन ये मानते हैं कि लेटिंग गो कोई एक बड़ा ड्रामेटिक इवेंट नहीं है। ये छोटे छोटे डिसीजंस और टाइनी प्रैक्टिसेस से बनती हुई एक जर्नी है। जब हम हर दिन के छोटे छोटे पलों को पकड़कर लेटिंग गो की प्रैक्टिस करते हैं, तो धीरे धीरे ये स्किल हमारी सेकंड नेचर बन जाती है। जरा सोचिए, आप ट्रैफिक में फंसे हैं और कोई व्यक्ति अचानक आपकी गाड़ी के आगे कट मार देता है। इंस्टेंट रिएक्शन होता है गुस्सा, इरिटेशन और अंदर ही अंदर उस व्यक्ति को कोसना। रेजिस्टेंस आपको यही कहता है कि इस इंसिडेंट को बार बार रिप्ले करो और अपनी एनर्जी बर्न करो। लेकिन आपके पास एक दूसरा ऑप्शन भी है। उस पल में पॉज कीजिए और कॉन्शियसली चूज कीजिए कि इस छोटी सी बात को छोड़ देना है। यही माइक्रो मोमेंट लेटिंग गो का एक्सरसाइज बन सकता है। एक रिलेटेबल कहानी लीजिए। एक महिला जो हमेशा छोटी छोटी बातों पर ओवरथिंक करती थी। किसी दोस्त ने उसकी मैसेज का जवाब देर से दिया और वह पूरा दिन यही सोचती रही कि शायद वो नाराज है। अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस के बाद उसने प्रैक्टिस शुरू की कि हर बार जब माइंड ओवरथिंक करे, वो 10 डीप ब्रेथ्स ले और खुद से कहे, मैं इस थॉट को पकड़कर नहीं बैठूंगी। धीरे धीरे ये छोटी प्रैक्टिस उसकी आदत बन गई और उसकी लाइफ हल्की हो गई। ट्रेंटन बताते हैं कि माइक्रो टाइम यूटिलाइजेशन का मतलब है बड़े मोमेंट्स का इंतजार ना करना। हम अक्सर सोचते हैं कि लेटिंग गो का मौका तभी मिलेगा जब कोई बड़ा इवेंट होगा, लेकिन सच यह है कि हमारी जिंदगी छोटे छोटे ट्रिगर्स से भरी हुई है। हर बार जब कोई इरिटेशन, गिल्ट या रिग्रेट उठता है, वही मोमेंट प्रैक्टिस का मौका है। एनालिटिकली देखें तो छोटे मोमेंट्स 3 रीजन से पावरफुल हैं। पहला, वे बार बार आते हैं, इसलिए रेपिटेशन से आपका माइंड रीट्रेन होता है। दूसरा, वे मैनेजेबल होते हैं, यानी उनमें लेटिंग गो करना आसान होता है। तीसरा, वे कंपाउंडिंग इफेक्ट क्रिएट करते हैं। जितने ज्यादा छोटे लेटिंग गो के मोमेंट्स आप प्रैक्टिस करते हैं, उतनी ही बड़ी चीजों को छोड़ना आसान हो जाता है। ट्रेंटन ये भी समझाते हैं कि लेटिंग गो के माइक्रो मोमेंट्स का मतलब डिनायल नहीं है। आप इमोशन को एक्नॉलेज करते हैं, उसे महसूस करते हैं और फिर कॉन्शियसली रिलीज कर देते हैं। इस तरह आप अपनी एनर्जी बचाते हैं और प्रेजेंट मोमेंट में जीते हैं। तो मैसेज यही है, लेटिंग गो को बड़े रेजोल्यूशंस तक सीमित मत रखिए। हर दिन के छोटे छोटे मोमेंट्स को एक्सरसाइज के रूप में इस्तेमाल कीजिए। ट्रैफिक, डिलेज, मिसकम्युनिकेशन, छोटी डिसअपॉइंटमेंट्स, ये सब आपकी प्रैक्टिस ग्राउंड है। और जब आप इन छोटे पलों में लेटिंग गो सीख जाते हैं, तो अगला कदम है फोकस। क्योंकि लेटिंग गो की असली ताकत तब सामने आती है जब आप अपनी एनर्जी और अटेंशन को वहीं लगाते हैं जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। लेसन 5, फोकस की दिशा। निक ट्रेंटन इशारा करते हैं कि लेटिंग गो का असली फायदा तभी मिलता है जब हम उस खाली हुई एनर्जी को सही दिशा दें। अगर हम बैगेज छोड़ भी दें, लेकिन उसे पर्पसफुल फोकस में कन्वर्ट ना करें, तो माइंड फिर से पुराने लूप्स में लौट सकता है। इसलिए लेटिंग गो सिर्फ छोड़ना नहीं, बल्कि कॉन्शियसली चूज करना है कि अब हम किस पर ध्यान देंगे। एक रिलेटेबल कहानी लीजिए। कल्पना कीजिए एक छात्र की जो हमेशा अपनी पिछली असफलताओं को याद करता था। हर बार जब वो पढ़ाई करने बैठता, उसका माइंड ये सोचने में फंस जाता कि मैं पहले भी फेल हुआ हूं, शायद अब भी वही होगा। अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस के बाद उसने ये बैगेज छोड़ना शुरू किया, लेकिन असली ट्रांसफॉर्मेशन तब हुआ जब उसने अपनी एनर्जी को डीप स्टडी में फोकस करना शुरू किया।
उसने डिस्ट्रैक्शंस कम किए, फोन दूर रखा और रोज तय समय पर डेडिकेटेड पढ़ाई की। कुछ महीनों में उसका परफॉर्मेंस बदल गया। ये बदलाव सिर्फ लेटिंग गो का नहीं बल्कि फोकस का भी नतीजा था। ट्रेंटन समझाते हैं कि लेटिंग गो माइंड को लाइट बनाता है। जब माइंड क्लटर से फ्री होता है तो उसमें नेचुरली क्लैरिटी आती है, और क्लैरिटी ही फोकस का फाउंडेशन है। अगर आप पुराने रिग्रेट्स या फियर्स को पकड़कर बैठे हैं तो आपका कंसंट्रेशन बार बार भटकेगा, लेकिन जैसे ही आप उन्हें रिलीज करते हैं आपका माइंड प्रेजेंट टास्क पर एंकर हो जाता है। एनालिटिकली देखें तो फोकस 3 लेवल्स पर काम करता है। पहला, अटेंशन मैनेजमेंट यानी डिस्ट्रैक्शन से बचना और मीनिंगफुल टास्क को प्राथमिकता देना। दूसरा, इमोशनल अलाइनमेंट यानी अपनी एनर्जी को नेगेटिविटी से हटाकर पॉजिटिविटी और ग्रोथ पर लगाना। तीसरा, सस्टेन्ड एफर्ट यानी किसी काम में लगातार गहराई से डूबे रहना। ट्रेंटन समझाते हैं कि डीप वर्क रेजिस्टेंस को कमजोर करता है। जब आप किसी मीनिंगफुल टास्क में पूरी इंटेंसिटी से उतर जाते हैं तो माइंड को दोबारा पुराने थॉट्स में जाने का मौका ही नहीं मिलता। यही वजह है कि क्रिएटर्स और अचीवर्स हमेशा कहते हैं लूज योर सेल्फ इन द वर्क। ये खो जाना एक्चुअली लेटिंग गो का ही एक इवॉल्व्ड रूप है। एक और सटल ट्रूथ ये है कि फोकस आपको हीलिंग भी देता है। जब आप किसी पर्पस में पूरी तरह इमर्स्ड रहते हैं तो आपका माइंड नेचुरली पास्ट के घावों से डिस्टेंस बना लेता है। स्लोली वो घाव फेड हो जाते हैं क्योंकि आपकी एनर्जी अब किसी कंस्ट्रक्टिव चीज में इन्वेस्ट हो रही होती है। तो मैसेज यही है, लेटिंग गो से बनी खाली जगह को खाली मत छोड़िए, उसे फोकस और डीप वर्क से भर दीजिए। यही आपकी ग्रोथ और फुलफिलमेंट की असली गारंटी है। और जब फोकस एस्टैब्लिश हो जाता है तब अगला कदम है माइंड को नरिश करना, क्योंकि सिर्फ फोकस ही नहीं बल्कि एक इंस्पायर्ड और फ्रेश माइंड भी जरूरी है ताकि जर्नी लंबे समय तक टिक सके। लेसन 6, माइंड को नरिश करना। निक ट्रेंटन हमें याद दिलाते हैं कि लेटिंग गो का असली मकसद सिर्फ खालीपन क्रिएट करना नहीं है। असली ताकत तब आती है जब उस खाली जगह को हम पॉजिटिव और नरिशिंग इनपुट से भरते हैं। अगर माइंड को क्वालिटी नरिशमेंट नहीं मिलेगा तो वो फिर से पुराने पैटर्न्स और नेगेटिव थॉट्स की ओर लौट जाएगा। इसलिए लेटिंग गो और नरिशमेंट साथ साथ चलते हैं। जरा सोचिए, अगर आप घर से क्लटर निकाल दें लेकिन उसे साफ और फ्रेश चीजों से भरे ही नहीं तो धीरे धीरे वही क्लटर वापस आ जाएगा। माइंड भी इसी तरह काम करता है। जब आप पुराने रिग्रेट्स और फियर्स छोड़ते हैं तो आपके पास एक ब्लैंक कैनवस होता है। अब सवाल यह है कि उस कैनवस पर क्या पेंट करना है। ट्रेंटन बताते हैं कि माइंड को नरिश करने के कई तरीके हैं। सबसे पहला है मीनिंगफुल रीडिंग। क्वालिटी बुक्स और इंस्पायरिंग आइडियाज आपके माइंड को एक्सपैंड करते हैं और उसे नई डायरेक्शंस देते हैं। इसके विपरीत शैलो कंटेंट जैसे एंडलेस स्क्रॉलिंग या गॉसिप आपके माइंड को डल बना देते हैं। नरिशमेंट वही है जो डेप्थ और इमेजिनेशन लाता है। एक रिलेटेबल कहानी लीजिए। एक युवक जिसने सालों तक ओवरथिंकिंग और गिल्ट में खुद को उलझाए रखा, जब उसने लेटिंग गो की प्रैक्टिस शुरू की तो उसने अपने खाली समय को बुक्स और जर्नलिंग से भरना शुरू किया। धीरे धीरे उसका माइंड नेगेटिव लूप से बाहर निकलकर नए पर्सपेक्टिव्स और क्लैरिटी से भरने लगा। यही नरिशमेंट उसका टर्निंग पॉइंट बना। एनालिटिकली देखें तो नरिशमेंट 3 डायमेंशंस में काम करता है। पहला, इंटेलेक्चुअल यानी ऐसे आइडियाज इनटेक करना जो आपके सोचने का दायरा बढ़ाएं। दूसरा, इमोशनल यानी खुद को ऐसे लोगों और कन्वर्सेशन से घेरना जो आपको अपलिफ्ट करें। तीसरा, स्पिरिचुअल या रिफ्लेक्टिव यानी मेडिटेशन, जर्नलिंग और ग्रेटिट्यूड जैसी प्रैक्टिसेस जो माइंड को ग्राउंडेड रखती हैं। ट्रेंटन इस बात पर भी जोर देते हैं कि नरिशमेंट का मतलब एंटरटेनमेंट नहीं है। मूवीज या शोज एंजॉय करना गलत नहीं है, लेकिन अगर माइंड को सिर्फ सुपरफिशियल कंटेंट मिलता रहेगा तो ग्रोथ रुक जाएगी। नरिशमेंट वो फ्यूल है जो आपको लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ और रेजिलियंस देता है। एक सटल लेकिन ब्यूटीफुल ट्रुथ यह है कि नरिश्ड माइंड नेचुरली लेटिंग गो को आसान बना देता है। जब आप इंस्पायर्ड रहते हैं तो आपका माइंड नेगेटिविटी से क्लिंग करने के बजाय अपॉर्चुनिटीज पर फोकस करता है। पेनफुल मेमोरीज बैकग्राउंड में फेड हो जाती हैं और पॉजिटिविटी फोरफ्रंट पर आ जाती है। तो मैसेज यही है, लेटिंग गो के बाद अपने माइंड को कॉन्शियसली नरिश कीजिए। क्वालिटी कंटेंट, इंस्पायरिंग कंपनी और रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस आपके माइंड को फ्रेश और स्ट्रांग बनाते हैं। यही फ्रेश माइंड आपकी लेटिंग गो की जर्नी को सस्टेनेबल बनाता है। और जब माइंड नरिश हो जाता है तब अगला कदम है प्लानिंग, क्योंकि इंस्पिरेशन तभी फलता फूलता है जब उसे क्लियर डायरेक्शन मिले। लेसन 7, डेली प्लानिंग का जादू। निक ट्रेंटन समझाते हैं कि लेटिंग गो एक बार का डिसीजन नहीं है, बल्कि एक लगातार चलने वाली प्रैक्टिस है। अगर हम इसे डेली स्ट्रक्चर में शामिल ना करें तो पुराने पैटर्न्स फिर से कंट्रोल ले लेते हैं। यही कारण है कि डेली प्लानिंग लेटिंग गो की जर्नी में बैकबोन का काम करती है।
जरा सोचिए, अगर आपके पास कोई क्लियर प्लान नहीं है तो माइंड ऑटोमेटिकली वहीं चला जाएगा जहां उसे कंफर्ट और फेमिलियरिटी मिलती है। और अक्सर यही फेमिलियरिटी होती है रिग्रेट्स में डूबना, गिल्ट को रिप्ले करना या ओवरथिंकिंग करना। डेली प्लानिंग आपके माइंड को इंटेंशनल बनाती है और उसे डायरेक्शन देती है। ट्रेंटन सुझाव देते हैं कि दिन की शुरुआत एक सिंपल रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस से की जाए। सुबह कुछ मिनट ये लिखिए कि आज आप किन चीजों को कॉन्शियसली छोड़ना चाहते हैं। ये कोई नेगेटिव थॉट हो सकता है, कोई छोटी सी इरिटेशन या फिर कल की कोई गलती। राइटिंग से क्लैरिटी आती है और आपका माइंड तैयार होता है लेटिंग गो को प्रैक्टिस करने के लिए। एक रिलेटेबल कहानी लीजिए। एक व्यक्ति हमेशा अपने बॉस की हार्श क्रिटिसिज्म को दिल पर ले लेता था और घर आकर भी उसी के बारे में सोचता रहता था। जब उसने डेली प्लानिंग शुरू की तो उसने हर सुबह लिखना शुरू किया, आज मैं क्रिटिसिज्म को पर्सनल नहीं लूंगा। ये छोटा सा प्लान धीरे धीरे उसका हैबिट बन गया। कुछ ही हफ्तों में उसने देखा कि उसका स्ट्रेस कम हो गया और वो ज्यादा शांत महसूस करने लगा। एनालिटिकली देखें तो डेली प्लानिंग 3 बेनिफिट्स देती है। पहला, इंटेंशनैलिटी। जब आप सुबह ही तय कर लेते हैं कि किन थॉट्स को छोड़ना है तो माइंड रिएक्टिव के बजाय प्रोएक्टिव हो जाता है। दूसरा, स्ट्रक्चर। प्लानिंग आपके दिन को ऑर्गेनाइज बनाती है और आपको मीनिंगफुल एक्टिविटीज पर फोकस करने में मदद करती है। तीसरा, अकाउंटेबिलिटी। जब आप अपने गोल्स लिखते हैं तो आप दिन के अंत में खुद से चेक कर सकते हैं कि आपने कितना फॉलो किया। ट्रेंटन ये भी मानते हैं कि प्लानिंग रिजिड नहीं होनी चाहिए। जिंदगी अनप्रेडिक्टेबल है, इसीलिए फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है। लेकिन अगर आपके पास एक लूज स्ट्रक्चर भी है तो आप रेजिस्टेंस को आसानी से मात दे सकते हैं, क्योंकि बिना स्ट्रक्चर के माइंड हमेशा कंफर्ट जोन चुनता है और कंफर्ट जोन वही है जहां लेटिंग गो रुक जाता है। तो मैसेज यही है, लेटिंग गो को हैबिट बनाने के लिए उसे डेली प्लान का हिस्सा बनाइए। मॉर्निंग रिफ्लेक्शंस, छोटे छोटे गोल्स और कॉन्शियस रिमाइंडर्स आपके माइंड को ट्रेन करते हैं। ये प्रैक्टिस आपको सिर्फ आज नहीं बल्कि हर दिन थोड़ा थोड़ा फ्री बनाती है। और जब डेली प्लानिंग एस्टैब्लिश हो जाती है तब अगला कदम है कंसिस्टेंसी, क्योंकि आइसोलेटेड प्लान्स तभी असर डालते हैं जब उन्हें रोज निभाने का कमिटमेंट हो। लेसन 8, कंसिस्टेंसी का जादू। निक ट्रेंटन मानते हैं कि लेटिंग गो की प्रैक्टिस तब तक पूरी नहीं होती जब तक वो कंसिस्टेंसी में ना ढल जाए। अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस और प्लानिंग बहुत जरूरी हैं, लेकिन अगर ये स्टेप्स सिर्फ कभी-कभी लिए जाएं तो उनका असर टेम्परेरी ही रहेगा। कंसिस्टेंसी ही वो इनविजिबल ब्रिज है जो लेटिंग गो को शॉर्ट टर्म प्रैक्टिस से लाइफ लॉन्ग स्किल में बदलता है। सोचिए, आपने डिसाइड किया कि आज आप ओवरथिंकिंग को छोड़ देंगे। पूरे दिन माइंडफुल रहते हैं और माइंड को बार बार रिमाइंड करते हैं कि अननेसेसरी थॉट्स को पकड़ना नहीं है, लेकिन अगले ही दिन आप पुराने पैटर्न्स में वापस चले जाते हैं। यही होता है जब कंसिस्टेंसी की कमी होती है। लेटिंग गो एक बार का इवेंट नहीं बल्कि हर दिन की रेपिटेशन है। एक रिलेटेबल कहानी लीजिए। एक व्यक्ति था जो बार बार अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा को याद करता रहता था। उसने मेडिटेशन और जर्नलिंग से शुरुआत की और महसूस किया कि ये प्रैक्टिसेस उसे हल्का महसूस कराती हैं, लेकिन शुरू में वो इन्हें इर्रेगुलरली करता था। नतीजा ये हुआ कि प्रोग्रेस स्लो रही। फिर उसने कमिटमेंट किया कि चाहे कुछ भी हो, रोज 15 मिनट मेडिटेशन करेगा। धीरे धीरे कंसिस्टेंसी ने उसका माइंड ट्रेन किया और अब ट्रॉमा मेमोरीज उतनी डोमिनेंट नहीं रही। यही पावर है रेपिटेशन की। ट्रेंटन समझाते हैं कि कंसिस्टेंसी 3 कारणों से जरूरी है। पहला, हैबिट फॉर्मेशन। जब आप लेटिंग गो को रोज प्रैक्टिस करते हैं तो ये कॉन्शियस एफर्ट से निकलकर ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स बन जाता है। दूसरा, रेजिलियंस। रेगुलर प्रैक्टिस आपको सेटबैक से जल्दी बाउंस बैक करने की ताकत देती है। तीसरा, कंपाउंड इफेक्ट। छोटे छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स मिलकर लंबे समय में गहरा ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं। एनालिटिकली देखें तो कंसिस्टेंसी बोर्डम भी ला सकती है। रोज एक ही प्रैक्टिस करना डल लग सकता है, लेकिन ट्रेंटन रिमाइंड करते हैं कि यही मोनोटनी मैजिक है। क्रिएटिविटी और फ्रीडम फैंसी इंस्पिरेशन से नहीं बल्कि रेगुलर डिसिप्लिन से आते हैं। प्रोफेशनल एथलीट्स, राइटर्स और म्यूजिशियंस यही प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। कंसिस्टेंसी का एक सटल बेनिफिट यह भी है कि यह सेल्फ ट्रस्ट बनाती है। हर बार जब आप अपना कमिटमेंट निभाते हैं तो आपके भीतर यह विश्वास पुख्ता होता है कि मैं अपने आप पर भरोसा कर सकता हूं। यही ट्रस्ट आपको लेटिंग गो की डीपर लेयर्स तक ले जाता है। तो मैसेज साफ है,
अगर आप सचमुच हल्की और पर्पसफुल लाइफ जीना चाहते हैं तो लेटिंग गो को ओकेजनल एक्टिविटी नहीं बल्कि डेली रिचुअल बनाइए। रेगुलर रेपुटेशन ही आपको मजबूत, ग्राउंडेड और फ्री बनाती है। और जब कंसिस्टेंसी एस्टैब्लिश हो जाती है तब अगला कदम है एनर्जी मैनेजमेंट, क्योंकि ये जर्नी सस्टेनेबल तभी है जब आपके पास इसे निभाने की ताकत और संतुलन दोनों हो। लेसन 9, एनर्जी और बैलेंस की अहमियत। निक ट्रेंटन ये जोर देकर बताते हैं कि लेटिंग गो की जर्नी सिर्फ मेंटल प्रोसेस नहीं है। इसे सस्टेन करने के लिए फिजिकल एनर्जी और इमोशनल बैलेंस भी उतने ही जरूरी हैं। अगर माइंड और बॉडी एग्जॉस्टेड हैं, तो अवेयरनेस और कंसिस्टेंसी दोनों ही लंबे समय तक टिक नहीं पाएंगे। रेजिस्टेंस अक्सर हमारी थकान और इम्बैलेंस का फायदा उठाकर हमें वापस पुराने पैटर्न्स की ओर खींच लेता है। जरा सोचिए, आपने डिसाइड किया कि हर शाम कुछ देर माइंडफुल प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन पूरे दिन की भागदौड़, अननेसेसरी टास्क्स और एंडलेस डिस्ट्रैक्शंस ने आपकी एनर्जी ड्रेन कर दी। जब आप प्रैक्टिस के लिए बैठते हैं तो माइंड रेस्टलेस है और बॉडी थकी हुई। नेचुरली आप कुछ ही मिनट्स में गिव अप कर देते हैं। यही होता है जब एनर्जी और बैलेंस मिसिंग होते हैं। ट्रेंटन मानते हैं कि एनर्जी मैनेजमेंट का मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टैमिना डेवलप करना नहीं है। इसका मतलब है अवेलेबल एनर्जी को स्मार्टली चैनल करना। सबसे पहले अवेयरनेस। दिन के कौन से हिस्से में आप नेचुरली फ्रेश और अलर्ट रहते हैं, वही समय लेटिंग गो की प्रैक्टिस या मीनिंगफुल वर्क के लिए चुनिए। इससे प्रोग्रेस एफर्टलेस लगती है। एक रिलेटेबल कहानी लीजिए। एक महिला जो सुबह नेचुरली एनर्जेटिक रहती थी, लेकिन वो अपनी सुबह ईमेल्स और सोशल मीडिया में वेस्ट कर देती थी। जब उसने ये समझा और मॉर्निंग्स को अपने रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस और रीडिंग के लिए रिजर्व किया, तो उसने महसूस किया कि उसकी प्रोग्रेस कई गुना तेज हो गई। ये सिर्फ हैबिट का नहीं, एनर्जी मैनेजमेंट का असर था। एनालिटिकली देखें तो एनर्जी बैलेंस 3 पिलर्स पर खड़ा है। पहला, एनर्जी लीक्स बंद करना। छोटी छोटी चीजें जैसे बार बार फोन चेक करना या बेवजह आर्ग्यूमेंट्स करना आपकी एनर्जी साइलेंटली ड्रेन कर देते हैं। दूसरा, रेस्ट और रिकवरी। अगर आप खुद को रिचार्ज करने का समय नहीं देंगे तो बर्नआउट रेजिस्टेंस को और मजबूत कर देगा। तीसरा, होलिस्टिक केयर। सही खाना, एक्सरसाइज और इमोशनल चेक-इन्स आपकी एनर्जी को सस्टेनेबल रखते हैं। ट्रेंटन ये भी याद दिलाते हैं कि बैलेंस सिर्फ फिजिकल नहीं, इमोशनल भी है। अगर आप हर समय कंट्रोल करने या परफेक्शन हासिल करने की कोशिश करेंगे तो स्ट्रेस बढ़ेगा और लेटिंग गो मुश्किल होगा। बैलेंस का मतलब है एफर्ट और सरेंडर, दोनों के बीच हार्मनी बनाना। एक सटल लेकिन ब्यूटीफुल ट्रूथ ये है कि जब आपकी एनर्जी अलाइंड होती है और लाइफ बैलेंस्ड होती है तो लेटिंग गो ऑलमोस्ट नेचुरल हो जाता है। नेगेटिव थॉट्स या रिग्रेट्स उठते तो हैं, लेकिन वे आपको पकड़ नहीं पाते क्योंकि आपके पास उन्हें रिलीज करने की ताकत होती है। तो मैसेज यही है कि लेटिंग गो सिर्फ मेंटल क्लैरिटी की प्रैक्टिस नहीं, बल्कि एनर्जी और बैलेंस की आर्ट भी है। जब आप खुद को वाइज भी मैनेज करते हैं तो ये जर्नी सस्टेनेबल और जॉयफुल दोनों बनती है। और जब एनर्जी बैलेंस एस्टैब्लिश हो जाता है तब अगला कदम है डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करना, क्योंकि बची हुई एनर्जी को वेस्ट करने का सबसे कॉमन रास्ता यही है। लेसन 10, डिस्ट्रैक्शन से मुक्ति। निक ट्रेंटन बताते हैं कि आज की दुनिया में लेटिंग गो का सबसे बड़ा दुश्मन है डिस्ट्रैक्शन। रेजिस्टेंस को हमें रोकने के लिए अब बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती। स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और एंडलेस नोटिफिकेशंस, ये सब मिलकर हमारे माइंड को इतना स्कैटर कर देते हैं कि हम अपनी लेटिंग गो की प्रैक्टिस पर टिक ही नहीं पाते। जरा सोचिए, आपने डिसाइड किया कि शाम को 20 मिनट मेडिटेशन करेंगे। जैसे ही आप बैठते हैं, फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। आप सोचते हैं बस एक बार चेक कर लूं, लेकिन वही एक बार हाफ एन आवर में बदल जाता है। अब ना मेडिटेशन हुआ, ना माइंड लाइट हुआ। यही डिस्ट्रैक्शन का जाल है। ये हमारी अटेंशन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है। ट्रेंटन मानते हैं कि डिस्ट्रैक्शन सिर्फ टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं है। आपके आसपास का एनवायरनमेंट, लोग और आपका खुद का रेस्टलेस माइंड भी डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट करते हैं। लेकिन आज की दुनिया में टेक्नोलॉजी ने इन्हें कई गुना मल्टीप्लाई कर दिया है। रेजिस्टेंस जानता है कि अगर आपका फोकस बार बार टूटेगा तो लेटिंग गो की जर्नी कभी गहराई तक नहीं जा पाएगी। एक रिलेटेबल कहानी लीजिए। एक युवक जो हमेशा अपनी पास्ट मिस्टेक्स के बारे में ओवरथिंक करता था। उसने लेटिंग गो की प्रैक्टिस शुरू की, लेकिन हर बार फोन नोटिफिकेशंस और रैंडम स्क्रॉलिंग उसे खींच ले जाते। फिर उसने कॉन्शियसली अपना एनवायरनमेंट बदला, फोन साइलेंट पर रखा, वर्क स्पेस साफ किया और हर दिन कुछ समय ऑफलाइन बिताया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि अब उसका माइंड ज्यादा काम है और लेटिंग गो की प्रैक्टिस गहरी हो रही है। एनालिटिकली देखें तो डिस्ट्रैक्शंस कंट्रोल करने के 3 प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। पहला, एनवायरनमेंट डिजाइन।
नोटिफिकेशंस बंद कीजिए, फोन दूर रखिए और अपने स्पेस को क्लटर फ्री बनाइए। दूसरा, माइंड ट्रेनिंग। हर बार जब अटेंशन भटके, उसे जेंटली वापस प्रैक्टिस पर लाना एक एक्सरसाइज है जो समय के साथ फोकस मसल्स को मजबूत करती है। तीसरा, इंटेंशनल ब्रेक्स। अगर माइंड को रेस्ट नहीं मिलेगा तो वो खुद डिस्ट्रैक्शंस ढूंढेगा। प्लान्ड पॉजेज आपकी एनर्जी बचाते हैं और कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं। ट्रेंटन ये भी बताते हैं कि डिस्ट्रैक्शंस को पूरी तरह एलिमिनेट करना संभव नहीं है, लेकिन अवेयरनेस और छोटे छोटे कंट्रोल से हम उनका असर बहुत हद तक कम कर सकते हैं। जब आप कॉन्शियसली डिसाइड करते हैं कि आपका अटेंशन कहाँ जाएगा, तो आप रेजिस्टेंस को सबसे बड़ा हथियार छीन लेते हैं। तो मैसेज यही है, आज की दुनिया में लेटिंग गो का मतलब सिर्फ पुराने दर्द छोड़ना नहीं, बल्कि डिस्ट्रैक्शंस से खुद को फ्री करना भी है। फोकस्ड माइंड ही वो जमीन है जहां लेटिंग गो की जड़ें गहराई तक जा सकती हैं। और जब डिस्ट्रैक्शंस पर कंट्रोल आ जाता है, तब अगला कदम है सेल्फ डिसिप्लिन, क्योंकि डिसिप्लिन ही वो शक्ति है जो लेटिंग गो को स्थायी और अटूट बनाती है। लेसन 11, सेल्फ डिसिप्लिन का सहारा। निक ट्रेंटन मानते हैं कि लेटिंग गो की जर्नी का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है सेल्फ डिसिप्लिन। अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस, फोकस और डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करने के बावजूद अगर डिसिप्लिन नहीं है तो माइंड फिर से पुराने पैटर्न्स की ओर खिंच जाएगा। डिसिप्लिन ही वो शक्ति है जो लेटिंग गो को ओकेजनल चॉइस से परमानेंट लाइफस्टाइल बनाती है। जरा सोचिए, आपने रिजॉल्व किया कि अब आप पास्ट रिग्रेट्स को होल्ड नहीं करेंगे। पहले दिन आपने कॉन्शियसली माइंड को काम किया और थोड़े समय के लिए हल्का भी महसूस किया, लेकिन दूसरे दिन माइंड फिर से वही मेमोरीज रिप्ले करने लगा। अगर आप डिसिप्लिन के बिना चलते हैं तो माइंड का ये पैटर्न बार बार जीत जाएगा। डिसिप्लिन ही आपको मजबूती देता है हर दिन प्रैक्टिस पर लौटने की। एक रिलेटेबल कहानी लीजिए। एक लेखक था जो हर बार अपनी इनकम्प्लीट ड्राफ्ट्स देखकर फ्रस्ट्रेटेड हो जाता था। वो सोचता, मैंने इतनी बार कोशिश की है, शायद मैं कभी फिनिश नहीं कर पाऊंगा। अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस के बावजूद उसका माइंड उसे रोकता रहा, लेकिन उसने डिसिप्लिन अडॉप्ट किया। उसने तय किया कि चाहे मन करे या ना करे, रोज सुबह 500 वर्ड्स लिखेगा। धीरे धीरे उसका माइंड ट्रेन्ड हुआ, पुराने रिग्रेट्स फेड हुए और राइटिंग उसका नेचुरल हैबिट बन गई। यही है डिसिप्लिन की शक्ति। ट्रेंटन बताते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब हार्शनेस नहीं है, इसका मतलब है अपने लिए क्लियर कमिटमेंट्स बनाना और उन्हें निभाना। डिसिप्लिन आपको स्ट्रक्चर देता है। जब आप रोज एक ही समय पर लेटिंग गो प्रैक्टिसेस करते हैं, चाहे वो मेडिटेशन हो, जर्नलिंग हो या माइंडफुल पॉजेज हो, तो ये आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाता है। एनालिटिकली देखें तो सेल्फ डिसिप्लिन 3 लाभ देता है। पहला, कंसिस्टेंसी। डिसिप्लिन आपको रोज प्रैक्टिस करने के लिए मजबूर करता है, जिससे हैबिट्स मजबूत होती हैं। दूसरा, सेल्फ ट्रस्ट। हर बार जब आप अपना प्रॉमिस निभाते हैं तो आपके भीतर विश्वास पक्का होता है कि आप खुद पर भरोसा कर सकते हैं। तीसरा, रेजिलियंस। जब सेटबैक्स आते हैं तो डिसिप्लिन व्यक्ति जल्दी बाउंस बैक कर लेता है, जबकि अनडिसिप्लिन व्यक्ति वहीं अटक जाता है। ट्रेंटन ये भी याद दिलाते हैं कि डिसिप्लिन और कंपैशन साथ साथ चलने चाहिए। अगर आप कभी प्रैक्टिस मिस कर दें तो खुद को ब्लेम करने के बजाय समझिए कि जर्नी लंबी है। डिसिप्लिन का मतलब रिजिड परफेक्शन नहीं, बल्कि स्टेडी कमिटमेंट है। तो मैसेज यही है, लेटिंग गो को स्थायी आदत बनाने का सबसे भरोसेमंद तरीका है सेल्फ डिसिप्लिन। यही वो हथियार है जो रेजिस्टेंस को कमजोर करता है और आपको हर दिन थोड़ी और आजादी देता है। और जब डिसिप्लिन एस्टैब्लिश हो जाता है, तब अंतिम कदम है बैलेंस, क्योंकि सस्टेनेबल ग्रोथ और फ्रीडम तभी मीनिंगफुल हैं जब वे जीवन के हर पहलू में हार्मनी लाएं। लेसन 12, बैलेंस की राह। निक ट्रेंटन हमें याद दिलाते हैं कि लेटिंग गो की यात्रा सिर्फ पेन और रिग्रेट्स छोड़ने तक सीमित नहीं है। असली उद्देश्य है एक ऐसी जिंदगी जीना जो हल्की, पर्पसफुल और संतुलित हो। अगर आप डिसिप्लिन, फोकस और कंसिस्टेंसी तो अपनाते हैं, लेकिन बैलेंस खो देते हैं, तो आपकी जर्नी इनकम्प्लीट रह जाएगी। बैलेंस ही वो क्वालिटी है जो लेटिंग गो को सस्टेनेबल बनाती है। जरा सोचिए, एक व्यक्ति जिसने डिसाइड किया कि वो अपने सारे इमोशनल बैगेज को छोड़कर करियर पर पूरी तरह फोकस करेगा। उसने डिसिप्लिन के साथ काम करना शुरू किया और प्रोग्रेस भी मिली, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने रिश्तों को इग्नोर करना शुरू किया, हॉबीज छोड़ दी और खुद को आइसोलेट कर लिया। कुछ महीनों बाद उसने महसूस किया कि भले ही प्रोग्रेस हुई हो, लेकिन उसकी जिंदगी एम्प्टी लग रही है। यही इम्बैलेंस का नतीजा है। ट्रेंटन समझाते हैं कि बैलेंस का मतलब प्रोडक्टिविटी को कम करना नहीं है, इसका अर्थ है लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स को जगह देना। लेटिंग गो तभी कंप्लीट होता है जब आप सिर्फ नेगेटिविटी को रिलीज नहीं करते, बल्कि पॉजिटिविटी और जॉय को एक्टिवली इनवाइट करते हैं।
ये बैलेंस आपको ग्राउंडेड रखता है और आपकी ग्रोथ को मीनिंगफुल बनाता है। एक रिलेटेबल कहानी लीजिए। एक महिला थी जिसने लेटिंग गो की प्रैक्टिस से अपने पुराने हार्ट ब्रेक से बाहर निकलना शुरू किया, लेकिन साथ ही उसने खुद को दोस्तों के साथ टाइम देना, नेचर वॉक्स करना और आर्ट को एक्सप्लोर करना भी शुरू किया। धीरे धीरे उसने देखा कि उसका हीलिंग प्रोसेस तेज हो गया। ये सिर्फ लेटिंग गो का रिजल्ट नहीं था, बल्कि बैलेंस का भी असर था। एनालिटिकली देखें तो बैलेंस 3 पिलर्स पर खड़ा है। पहला, प्रायोरिटीज का प्रोपोर्शन, मीनिंगफुल काम और रिलेशनशिप्स दोनों को बराबर जगह देना। दूसरा, रेस्ट और रिक्रिएशन, रिलैक्सेशन को गिल्ट फ्री अपनाना ताकि माइंड रिचार्ज हो सके। तीसरा, सेल्फ कंपैशन, डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है, लेकिन अपने आप पर बहुत कठोर होना जर्नी को हैवी बना देता है। बैलेंस का मतलब है एफर्ट और काइंडनेस के बीच हार्मनी। ट्रेंटन जोर देते हैं कि बैलेंस लेटिंग गो की असली पहचान है। अगर आप सिर्फ छोड़ने पर फोकस करते हैं तो आप खालीपन में फंस सकते हैं, लेकिन अगर आप छोड़ने के साथ साथ लाइफ को नर्चर भी करते हैं तो आप फुलनेस महसूस करते हैं। यही फुलनेस आपको इनर फ्रीडम देती है। तो मैसेज यही है, लेटिंग गो की कला इनकम्प्लीट है अगर उसमें बैलेंस शामिल न हो। जब आप नेगेटिव बैगेज छोड़कर पॉजिटिविटी और हार्मनी के लिए जगह बनाते हैं, तब आप सचमुच हल्के और पर्पसफुल इंसान बनते हैं। और यही इस किताब का अल्टीमेट इंसाइट है। लेटिंग गो सिर्फ पास्ट से मुक्ति नहीं, बल्कि बैलेंस्ड और फुलफिलिंग लाइफ की ओर कदम बढ़ाना है। कंक्लूजन, आजादी की ओर कदम। निक ट्रेंटन की ये किताब हमें ये सिखाती है कि हम सब अपनी जिंदगी में अनजाने में कितना बोझ उठाए चलते हैं। रिग्रेट्स, गिल्ट, पेनफुल मेमोरीज और नेगेटिव बिलीफ्स। यही बोझ हमें आगे बढ़ने से रोकता है। लेकिन लेटिंग गो की कला हमें यह एहसास दिलाती है कि इन बोझों को ढोना हमारी मजबूरी नहीं है, बल्कि एक चॉइस है। हमने इस जर्नी में देखा कि शुरुआत अवेयरनेस से होती है, ये समझने से कि हम किस बैगेज को पकड़े हुए हैं। इसके बाद एक्सेप्टेंस आता है, ये मान लेना कि अतीत को बदला नहीं जा सकता। फिर चॉइस, ये तय करना कि हमें उस बैगेज के साथ जीना है या उसे छोड़कर आगे बढ़ना है। और जब इन स्टेप्स को हम डेली प्लानिंग, कंसिस्टेंसी, एनर्जी बैलेंस और सेल्फ डिसिप्लिन के साथ जोड़ते हैं, तो लेटिंग गो हमारी जिंदगी की आदत बन जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि लेटिंग गो का मतलब सिर्फ पुराने घावों को छोड़ना नहीं है। इसका मतलब है अपने अंदर स्पेस बनाना ताकि उसमें पॉजिटिविटी, जॉय और बैलेंस आ सके। यह हमें फ्री करता है, हल्का बनाता है और हमारे प्रेजेंट को और मीनिंगफुल बनाता है। अब सवाल आपसे है, आप कौन सा बैगेज अभी कैरी कर रहे हैं? कौन सी याद, कौन सा गिल्ट, कौन सी सोच आपको बार बार पीछे खींचती है? आज ही पहला कदम उठाइए, उसे एक्नॉलेज कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए और कॉन्शियसली चूज कीजिए कि अब उसे छोड़ना है। याद रखिए, फ्रीडम बाहर से नहीं आती, यह आपके भीतर से शुरू होती है। अगर यह समरी आपको वैल्यूएबल लगी हो तो स्टोरी मैग्नीफाइड को सब्सक्राइब कीजिए। यहां हम आपके लिए ऐसी ही सोलफुल किताबों की समरीज लाते हैं जो आपके सोचने का तरीका बदल देंगी और आपको एक मीनिंगफुल जिंदगी की ओर ले जाएंगी। लेटिंग गो सिर्फ पास्ट से छुटकारा नहीं है, ये एक नया चैप्टर खोलने का साहस है, और वो साहस आपके भीतर ही है।